आगे देखते हैं सवाल संख्या 32। सवाल संख्या 32 में एफ एक्स दिया है, एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई लाना है, जहां एफ एक्स ये दे रखा है। अब देखिए, अगर एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक है। अगर ये एफ एक्स है तो जाहिर सी बात है, अगर हम एफ वाई की बात करें, भाई यहाँ एक्स था तो सब जगह एक्स था, अगर यहाँ वाई होगा तो जाहिर सी बात है सब जगह वाई ही होगा। कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, तो वाई होगा ना, वाई कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस का साइन वाई कॉस वाई जीरो, बाकी जीरो जीरो वन। ये हो गया एफ एक्स और एफ वाई। हमें चाहिए था एफ एक्स डॉट एफ वाई। यहां पर ऐसा करते हैं, आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पहले देख लेते हैं। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स था वहां वहां अब एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई जीरो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। ये आ गया आर एच एस। बात कर लेते हैं एल एच एस की। हमें एल एच एस चाहिए। एल एच एस क्या था हमारा, एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर, मतलब एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख लेते हैं एफ एक्स, जो कि है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन गुणे एफ वाई कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस का साइन वाई कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। ये हो गया। बस अब सिंपली हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। देखते हैं, यहां से पंक्ति ली और यहां सिस्टम, कॉस एक्स का कॉस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स और कॉस वाई। अब ये जो माइनस का साइन एक्स था इसका गुणा इससे होगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद जीरो गुणा जीरो से होगा तो वाई हो जाएगा। अब इस वाले, ये जो था आपका, इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ से होगा तो कॉस एक्स का पहले साइन वाई से होगा तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। इस माइनस साइन एक्स का इससे होगा तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई। अब जीरो और जीरो का होगा तो जीरो हो ही जाएगा, बात ही खत्म। अब इस वाली पंक्ति का, पहली वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से, तो कॉस एक्स का जीरो से हुआ जीरो, साइन एक्स का जीरो से हुआ जीरो, जीरो कौन से हुआ तो ये भी जीरो, तो यहाँ हम जीरो ही लिख देते हैं। उसके बाद अब बीच वाली पंक्ति जो है इसका इससे होगा तो साइन एक्स का कॉस वाई से हुआ, साइन एक्स कॉस वाई। ये सेकंड वाला था, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से। अब कॉस एक्स का साइन वाई से प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये पंक्ति है। अब बीच वाले से करेंगे, साइन एक्स का इससे करेंगे, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स का कॉस वाई से प्लस कॉस एक्स, यहाँ कॉस वाई और जीरो का जीरो से जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले स्तंभ का इस वाले पंक्ति से, साइन एक्स का जीरो से जीरो, कॉस एक्स का जीरो से होगा जीरो हो गया, जीरो का वन से करेंगे तो भी जीरो हो गया। उसके बाद इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ से जीरो का किया, इससे जीरो जीरो, यहाँ पर आएगा आपका जीरो आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब इस वाले का और इस वाले करेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा। अब अगर हम देखें, ये वैल्यू जो है किसकी है, ये वैल्यू है कॉस एक्स प्लस वाई की, जिसकी जगह आ गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई। ये वाली वैल्यू किसकी है, साइन एक्स प्लस वाई की है, साइन एक्स प्लस वाई। ये जीरो है तो जीरो है। ये किसका है, यहाँ से जो है माइनस कॉमन होना चाहिए। अगर हम माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वैल्यू है साइन एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स प्लस वाई की है। नीचे वाला जो देखा जाए अगर, तो ये कॉस है, कॉस भी माइनस साइन साइन भी, ये कहीं ना कहीं कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, कॉस एक्स प्लस वाई और जीरो, और बाकी चल ही रहा था जीरो जीरो वन। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आर एच एस आ गया। हम एल एच एस लेके चले और एल एच एस लेके चले और एच एस आ गया।
इसका मतलब दोनों ही पक्ष हमारे बराबर हैं। यदि सिद्धम लिख देंगे आप, कंप्लीट हो गया आपका सवाल। आइए देखते हैं सवाल संख्या 33। सवाल संख्या 33 में दिया था रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, 15 दर्जन पैंट हैं, 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज बिक्री की कीमत 50 रुपये, प्रति पैंट 90 रुपये तथा प्रति जोड़ी मोजा 12 रुपये, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक, देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं कमीजें कितनी थी। ये हो गया आपका कुल वस्तुएं। यहाँ पर कितनी वस्तुएं थी हमारी। उसके बाद अब सबका भाव भी दिया है। यहाँ पर लिखा है प्रति कमीज बिक्री की कीमत 50 रुपये, प्रति पैंट 90 रुपये, प्रति जोड़ी मोजा 12 रुपये है। एक काम करते हैं, उपरोक्त से अब चूंकि सॉल्व तो करना है, कितने रुपए प्राप्त हुए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आव्यूह का सवाल है तो आव्यूह का यूज करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उपरोक्त तो क्या करते हैं, आव्यूह बना लेते हैं, पंक्ति आव्यूह बना लेते हैं पहले। उपरोक्त से एक पंक्ति आव्यूह बनाने पर पंक्ति आव्यूह बना लेते हैं, तो पंक्ति आव्यूह बन जाएगा 240, 180, 300। अब कीमत की बात करें, सबकी अपनी अलग अलग कीमत भी है। कमीज में जो कीमत है उसकी कीमत, कमीज की कीमत जो है प्रति कमीज बिक्री कीमत 50 है, प्रति पैंट 90 है और प्रति जोड़े जो मोजे के हैं वो 12 है। ऐसा करते हैं, कीमतों या दी गई कीमतों का एक स्तंभ आव्यूह बनाने पर, इसका एक स्तंभ आव्यूह बना लेते हैं। कीमतें क्या क्या दी हैं, कीमतें हमारे पास 50, 90, 12 ये हो गई। उसके बाद चूंकि अब कुल कीमत हमें चाहिए, कुल कीमत कैसे आएगी भाई, 240 कमीज है, अगर मैं इसमें 50 का गुणा कर दूं तो पता चल जाएगा कि कमीज से कितना मूल्य आएगा, पैंट से कितना मूल्य आएगा और इन सबसे कितना कितना मूल्य आएगा। तो बस यानी कि कहीं ना कहीं मुझे इस आव्यूह और इस आव्यूह का गुणा कराना है, तो बस यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर सवाल में भी था कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो प्राप्त कुल रुपए पंक्ति और स्तंभ 240 गुणे 50, गुणा कराएं 24 पंचे 120 और 2 जीरो 18 नहीं है 100 कितना होगा, 18 नहीं 162 प्लस और 12 36 उसका जो उत्तर आएगा 31800। लास्ट में देंगे अतः पूरे स्टॉक को, अतः प्राप्त कुल धन यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है, अगर इस वाले को जो कि पहला अव्यूह था, अगर इसे हम स्तंभ के रूप में बना लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी के मन में आया कि भाई इसको पहले पंक्ति ही क्यों बनाया, स्तंभ क्यों नहीं बनाया। ठीक, इसको हमने स्तंभ अव्यूह बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम फिर पंक्ति अव्यूह बनाते हैं। अगर हम इसको पंक्ति अव्यूह बना लेते हैं 50, 90,
12। इसका कोटि इसकी क्या बनेगी, 1 2 3, 1 2 3, कुल 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ 1 है। यहाँ पर पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितने का आएगा, 3 गुणे 3 का आएगा। और जो हमारा आंसर आना है, जो हमें प्राप्त धन ज्ञात करना है, वो तो सिंगल 1 क्लास 1 का होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप ये चीज ना करें। सवाल संख्या 34। सवाल संख्या 34 में है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग कर निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांड में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज नंबर 1 1800 प्राप्त हो, नंबर 2 2000 प्राप्त हो। ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल को तो आपने समझ लिया होगा। तो सवाल में ये कहा गया कि मान लीजिए कि व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं। अब 30,000 रुपए के 2 हिस्से करना चाहता है, एक हिस्सा और ये रहा आपका दूसरा हिस्सा। एक हिस्से को वो 5% वार्षिक पे उठाना चाहता है और दूसरे हिस्से को 7% वार्षिक पे उठाना चाहता है। और ये अब वो अल्टरनेटली 2 प्रकार चाहता है, 2 चीज चाहता है। अगर वो पहली स्थिति में ये चाहता है कि उसको कुल ब्याज प्राप्त हो, केवल ब्याज, जो उसको ब्याज प्राप्त हो वो 1800 प्राप्त हो जाए। और दूसरी स्थिति में वो ये चाहता है कि उसको जो ब्याज प्राप्त हो वो क्या हो जाए, 2000 का प्राप्त हो जाए। 2 बातें हैं। साधारण ब्याज का आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, मूलधन दर इंटू समय और बटे 100, ये होता है। अब कुछ लोग इसमें पूछ सकते हैं कि साधारण ब्याज ही क्यों लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं लगाएंगे। सवाल में कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। अब इस सवाल में समय क्या है, समय इस सवाल में तो 1 वर्ष का दे रखा है। दर बटे 100, दर आप जानते हैं कि दर क्या होता है, परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू होती है उसको हटाने के लिए हम लोग बटे का 100 लगाते ही लगाते हैं। तो ये एक सवाल की एक मैपिंग थी कि हाँ सवाल इस तरह से है। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि बांड है, बांड को 2 प्रकार से बांटा गया है। तो देख, ठीक है, शुरुआत करते हैं। सवाल संख्या 34 में मान लेते हैं कि जो पहला भाग है, हमने माना कि जो पहला भाग है वो x है, दूसरा भाग 30,000 माइनस x है। ठीक, इसे आव्यूह रूप में प्रदर्शित करने पर हमने आपको बताया था कि जो पहले अगर आप मानो, जो सवाल की स्टार्टिंग में आपका हिंट की यही है कि आप पहले वाले आव्यूह को आप पंक्ति आव्यूह से ही डिनोट करो। ये एक पंक्ति आव्यूह है जो 1 गुणे 2 का है, 1 गुणे 2 कोटि का है। यहाँ पर ब्याज दरें 5 और 7% थी, तो 5% को 5/100 यानी कि 0.05, 7% को 0.07 लिखा गया। इसे भी हम आव्यूह रूप में लिखते हैं। अब इसको आव्यूह रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है इसको हम एक स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखेंगे। ये हो गया। अब ब्याज कैसे आएगा, ब्याज कैसे आएगा जब हम मूलधन, यानी यहाँ मूलधन था और ये दर, इन दोनों को अगर हम गुणा करा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक, ये 1 नंबर सवाल। यहाँ पर मान लिया ब्याज या कुल ब्याज आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, कुल ब्याज। कुल ब्याज क्या होगा, पहले तो मूलधन और इंटू दर। समय 1 था तो समय से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर, यहाँ 7 है। अब बस गुणा करना है। ब्याज जो पहला केस था हमारा, ब्याज यहाँ पर 1800 था आपका, बराबर पंक्ति और स्तंभ 1 से गुणा इसमें होगा 0.05x, इसका गुणा इससे होगा प्लस 30,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07x गुणा हो गया। उसके बाद 3 सतह होता है 21, 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव यानी 2100। इन दोनों को अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0.02x, लेकिन कहेगा माइनस का, ये प्लस का ही रहेगा
और ये हो गया आपका 1800। ये इधर क्यों रह जाएगा, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बैठ रही यहाँ पर। 1800 माइनस 2100 बराबर 0.02 एक्स। 18 19 20 21 300 आएगा यहाँ पर। 300 बराबर 0.02 एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 300 बटे 0.02। 1 0 2 0, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 5 15, ये आपका आ गया 15,000। अब तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, अतः जो आपका पहला भाग था वो हो जाएगा 15,000, जो दूसरा भाग था वो हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, यानी क्या हो गया 15,000। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगर हमें सवाल का दूसरा पार्ट सॉल्व करना हो, दूसरा पार्ट जहां पर आपका जो ब्याज था वो 2,000 दे रखा था, बिल्कुल यही कंडीशन। यहाँ 1800 की जगह पे क्या हो जाएगा 2,000 हो गया, बराबर ये एक्स 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर 0.05 0.07। इसको फिर आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स और आपको मिलेगा 5,000। ये आपको सेल्फ करना है। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, सवाल संख्या 35। किसी स्कूल में पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित का प्रयोग कर सब करिए। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा उसको शीघ्रता से और जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर आपने टिक देखी होगी कि पहले वाले जो आप भी होते हैं उसको पंक्ति रूप में लिखें तो ज्यादा ठीक रहता है। ये रहा आपका आंसर। धन्यवाद क्लास। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग 3C के बारे में चर्चा करेंगे और 3C के जो बेसिक्स पॉइंट हैं उनको हम समझेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। 3B एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और जो भी सवाल आपको ना समझ में आया हो इस 3B के दौरान पूरे, उसे आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उसका कोई नया मेथड अगर हो सकेगा तो उसको लेके आएंगे। वैसे तो हमने यहाँ पर कोशिश की कि सारे सवाल आपको सरल से सरल भाषा में समझाए जाएं, इसलिए इस पर से सारे सवाल लिख करके बताए, बहुत मेहनत लगी है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए।